Hello everyone, welcome to मोहित मेडिकल कॉन्सेप्ट्स। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ फिजियोलॉजी के, लेकिन किस यूनिट से? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ फिजियोलॉजी से, लेकिन जो हमारी यूनिट रहेगी दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम किस यूनिट को कवर करने वाले हैं? वी विल कवर दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इससे जो MCQs है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आते हैं, चाहे आपका फिजियोथेरेपी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एम्स का एग्ज़ाम हो, या बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज़ द टोटल लंग्स कैपेसिटी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है? अगर आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी है ना, टोटल लंग्स कैपेसिटी हो गई, टोटल लंग्स कैपेसिटी है, इसके अलावा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, साथ साथ टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने पढ़ी हो लंग्स फंक्शन टेस्ट में, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 6 लीटर, ऑप्शन बी 600 मिलीलीटर, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, द राइट आंसर इज बोथ ऑफ देम। ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही राइट आंसर हैं। इसका रीज़न क्या है देखो हम समझते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी होती क्या है अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर आपका टाइडल वॉल्यूम आता है, प्लस आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, प्लस आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, प्लस आपका रेसिड्यूल वॉल्यूम आता है। ये सारे लंग्स फंक्शन के टेस्ट हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम इन सब की वैल्यू को जोड़ते हैं तो हमारे पास निकल के आती है 6000 मिलीलीटर। और इसी 6000 मिलीलीटर को जब आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आ जाता है 6 लीटर, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर दी राइट आंसर। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज द एंटेरो-पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केस इज इंक्रीज्ड बाय। दो वर्ड है, पहली चीज़ है एंटेरो एंड पोस्टीरियर, मीन्स आगे पीछे का जो डायमीटर बढ़े, और दूसरी चीज़ थोरेसिक केज का। ये थोरेसिक पूरी कैविटी समझ लो आप, जिसके अंदर आपका लंग्स है, रिप्स हैं। तो इसका एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, जैसे आप कभी भी आप सांस लेना अंदर को आप कोशिश करेंगे, देखेंगे कि डायमीटर बढ़ रहा, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना छाती चौड़ी हो रही है, जैसे वो होता है ना आर्मी में भर्ती करवाते हैं, सीना फुलाओ सीना फुलाओ, वैसे ही कुछ जब आप देखोगे ना तो आप देखोगे आपके आगे और पीछे का डायमीटर बढ़ रहा। तो वही देखना है कि ये बढ़ाता कौन है ना। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है पंप हैंडल मूवमेंट, ऑप्शन बी है बकेट हैंडल मूवमेंट, ऑप्शन सी है बोथ एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, द राइट आंसर इज, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज पंप हैंडल मूवमेंट, ऑप्शन ए। अब बोलोगे सर आप इसे थोड़ा सा समझा दो, तो देखो ये जो पूरा टॉपिक है ना ये है आपके मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन से। उसमें अभी हम थोरेसिक केज पढ़ते हैं, तो थोरेसिक केज का पूरा स्ट्रक्चर होता है कि इसमें सबसे पहले थोरेसिक लिड है, फिर अपर कोस्टल सीरीज़ आती हैं, लोअर कोस्टल सीरीज़ आती हैं। तो इस तरीके से जो पंप हैंडल मूवमेंट होता है ना ये होता है आपके अपर कोस्टल सीरीज़ में। और ये क्या करता है, जो आपका मैन्यूबिलियम स्टर्नाई है ना इस तरीके से आगे प्रेजेंट होता है, उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कराता है। इस तरीके से हमारी थोरेसिक कैविटी का आगे का और पीछे का डायमीटर बढ़ता है, मीन्स एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द अपर कोस्टल सीरीज इज कंसिस्ट ऑफ। जैसे कि अभी मैंने बताया आपकी थोरेसिक केज है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, थोरेसिक लिड से, फिर उसके बाद आपकी अपर कोस्टल सीरीज़, लोअर कोस्टल सीरीज़, और इसमें आपका डायफ्राम भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर है अपर कोस्टल सीरीज़ को हमें बनाना है। चार ऑप्शन है, फर्स्ट टू फोर्थ रिब, फर्स्ट टू फिफ्थ रिब्स एंड फर्स्ट टू सिक्स्थ रिब। यहाँ फर्स्ट नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पर क्या है सेकेंड। इन सब में क्या है सेकेंड है, सेकेंड टू फोर्थ रिब, सेकेंड टू फिफ्थ रिब एंड सेकेंड टू सिक्स्थ रिब। इसके अलावा 7th टू 10th रिब। तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले होती है हमारे पास थोरेसिक लिड, एक किससे मिलकर बनी होती है, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स से। इसके साथ यहाँ पर हमारा रहता है मैन्यूबिलियम स्टर्नाई। जो इसके बाद अपर कोस्टल सीरीज़ है, फर्स्ट तो हो गई, ये मिलकर बनी होती है 2nd टू 6th से। इसके बाद लोअर जो रहती है वो बनी होती है 7 से
10th रिप तक। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अपर कोस्टल सीरीज, यानी कि राइट आंसर इज 2nd to 6th रिप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे लोअर वाला पूछता तो आप क्या बताओगे, 7th to 10th रिप्स। और अगर कोई पूछ ले कि थोरेसिक लिड किससे मिलकर बनी है, ये देखा हमने लिखा था ना, थोरेसिक लिड ये मिलकर बनी होती है फर्स्ट पेयर ऑफ रिप से और मेन्यूबिरियम स्टरनाई से। तो ये था हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टेम्पररी अरेस्ट इन ब्रीदिंग। टेम्पररी का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, जैसे वो गाना सुने होगे ना, टेम्पररी प्यार बाड़ी, जो भी गाता है टेम्पररी प्यार करके, मतलब थोड़े समय के लिए, है ना। जैसे बोलते क्या टेम्पररी थिंग है, ये है वो है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। सो टेम्पररी अरेस्ट इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में थोड़ी देर की एक रुकावट या थोड़ी देर का रुकना। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, स्वेलोइंग का मतलब होता है निगलना, जब आप कोई चीज़ निकल रहे होते हैं, खाना खा रहे हो वो निगल रहे हो, या पानी पी रहे हो, तो क्या होता है आपकी ब्रीदिंग रुकती है बहुत ही थोड़े समय के लिए। शायद ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को पता चली होगी कि जब भी हम खाने को निगलते हैं ना, तो वो भले ही कुछ सेकेंड के लिए आपकी ब्रीदिंग उतने टाइम के लिए रुकती है। तो सिर्फ अगर ब्रीदिंग रुकती है ना, जो टेम्पररी टाइम के लिए, टेम्पररी अरेस्ट, सिर्फ इसे बोला जाता है एपेनिया। लेकिन हमें कब बताना है कि टेम्पररी अरेस्ट इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्वेलोइंग, निगलने के टाइम हम इसे क्या बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास स्वेलोइंग एपोनिया, दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज डिग्लूटिसन एपेनिया, थर्ड है नन और डी है बोथ। तो यहाँ देखो स्वेलोइंग, तो ये सिंपल सी बात है, ऑप्शन यही यहाँ पर करेक्ट हो गया क्योंकि स्वेलोइंग एपेनिया है। लेकिन जो ये स्वेलोइंग है ना, इसी को एक चीज़ और बोला जाता है, दैट इज डिग्लूटिसन। तो स्वेलोइंग एपेनिया एज वेल एज डिग्लूटिसन एपेनिया बोथ आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ। हम इसे स्वेलोइंग एपेनिया भी बोल सकते हैं और हम इसे डिग्लूटिसन एपेनिया भी बोल सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज द चीफ मसल ऑफ रेस्पिरेशन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है। चार ऑप्शन है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राग्राम और ऑल ऑफ देम। अब देखो ये जो चारों ही मसल है ना, चाहे आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल हो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हो, डायफ्राम हो, ये तीनों ही मसल रेस्पिरेशन में तो हेल्प करती हैं भाई। कुछ इंस्पिरेशन में करेंगी, मतलब सांस को अंदर लेने में, कुछ सांस को बाहर छोड़ने में। तो आंसर तो आप लोग बोलोगे ऑल ऑफ देम हो जाना चाहिए। नहीं, हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि मसल हेल्प इन रेस्पिरेशन, तो ये पूरे हो जाते। लेकिन यहाँ एक बढ़ाया है चीफ मसल, यानी कि चीफ मसल कौन सी है। तो चीफ मसल जो होती है रेस्पिरेशन की, दैट इज डायफ्राग्राम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी चीफ मसल है। और एक चीज़ और, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये एक ह्यूमन बॉडी है, ऊपर हो गई ह्यूमन की थोरेसिक कैविटी जहाँ लंग्स प्रेजेंट है, नीचे हो गई एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पर एब्डोमेन प्रेजेंट है, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो उसका आंसर भी हो जाएगा आपका डायफ्राग्राम। इस तरीके से डायफ्राम दोनों को सेपरेट करता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। यहाँ पर डिफ्यूजिंग है, द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। अब आप लोग बोलोगे भैया क्वेश्चन छोड़ो, पहले हमें डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बताओ। तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी देखो बहुत ही सिंपल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से मान लो ये हमारे पास है, इस तरीके से हम क्या देखें कि ये है हमारे पास लंग्स। वैसे एल्वोलाई होती है, मैं सीधे लंग्स बता दे रहा। अब लंग्स में हमें पता है कि हमारी बॉडी से, एनवायरनमेंट से जो भी ऑक्सीजन है हम अंदर लेते हैं इस तरीके से, और क्योंकि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से जो बनती है वो यहीं लंग्स में आती है, उसे जाना रहता है इस लंग्स से बाहर। तो यहीं पर अब क्या होती है, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसी के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है अंदर, है ना। इसी के थ्रू क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो इसी मेम्ब्रेन से जो गैस अंदर बाहर जा रही है ना, डिफ्यूज़ हो रही हैं, इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन कैपेसिटी। क्योंकि ये ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम में होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट बाहर ज़्यादा होता है तो वो बाहर से अंदर डिफ्यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा होती है तो वो अंदर से बाहर। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इसी की हमें वैल्यू देखना है, तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 400 मिलीलीटर पर मिनट पर mm ऑफ Hg, सेकेंड 21 मिलीलीटर पर मिनट पर mm ऑफ Hg, थर्ड बोथ एंड डी नन ऑफ देम।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, दिस इज राइट आंसर। ऑक्सीजन के लिए 21 मिलीलीटर होती है। अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछा जाए तब आप ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है 400 मिलीलीटर पर मिनट पर एमएम ऑफ Hg। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, वर्टिकल डायमीटर। स्पेलिंग फिर से थोड़ी सी मिस्टेक है, वी ई के बाद आर आएगा। वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज इज इंक्रीज्ड बाय। वर्टिकल का क्या मतलब है? सीधा, मतलब ऊपर नीचे, इस तरीके से ऊपर और नीचे का डायमीटर। मान लो ये पूरी थोरेसिक केज है, तो ऊपर से नीचे का जो डायमीटर है वो किसके द्वारा इंक्रीज होता है? फिर से वही देखो, क्योंकि थोरेसिक केज की बात है तो वो जो मैंने स्ट्रक्चर बताए थे, थोरेसिक लिड आ जाएगी, अपर कोस्टल सीरीज आ जाएगी, लोअर कोस्टल सीरीज। थोरेसिक लिड में क्या आया? फर्स्ट रिब, यहाँ पर सेकेंड टू सिक्स्थ रिब, और थर्ड में 7 to 10th रिब, और फोर्थ ऑप्शन है डायफ्राम। तो जो अपर कोस्टल सीरीज थी और थोरेसिक लिड ये एंटेरो पोस्टीरियर बढ़ाते हैं, जो सी वाला है ये आपका ट्रांसवर्स बढ़ाता है, लेकिन वर्टिकल ऊपर से नीचे तक का जो डायमीटर बढ़ाता है दैट इज डायफ्राग्राम, जो आपकी मसल है। क्योंकि मैंने बताया ना, इस तरीके से अगर आपके पास हम देखें कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, ऊपर थोरेसिक कैविटी है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ होता है डायफ्राम। और यही डायफ्राम क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं ना तो डायफ्राम क्या होता है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हमने सांस लिया ऐसे अंदर तो डायफ्राम नीचे गया, सांस छोड़ी तो ऊपर। तो जैसे ही ये डायफ्राम क्या होता है, इस तरीके से नीचे जाता जाता है, आपका थोरेसिक केज का वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डायफ्राग्राम। इसके बाद देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है हाइपोकैलेमिया, सेकेंड है हाइपोक्सिया, तीसरा है बोथ और नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मतलब कम, तो यहाँ पर देखो जो हमारा ऑप्शन बी है ना, ये राइट आंसर है। यहाँ पर पहला वर्ड है हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम या फिर लेस, और जिया जो वर्ड है ना, ऑक्सिया रिलेटेड है ऑक्सीजन से। तो डेफिशिएंसी मतलब कम और ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपसे पूछ लिया जाए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की एब्सेंसी है, उसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं अपॉक्सिया, है ना, अपॉक्सिया। इसे हम क्या बोलते हैं? अपॉक्सिया, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, द फीचर्स या फिर आप फैक्टर भी इसे बोल सकते हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। आप फिर बोलोगे भैया पहले तो कोलैप्सिंग टेंडेंसी बता दो। कोलैप्सिंग टेंडेंसी का सीधा सा मतलब होता है कि लंग्स के सिकुड़ने की प्रॉपर्टी, जो हमारे लंग्स है ना वो सिकुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, एक बलून है, आप उसमें हवा भरते हो, अगर आपने उसको पकड़ के रखा तो ठीक है, लेकिन आप बलून को जैसे ही छोड़ते हो उससे हवा निकलती है तो वो एकदम पिचक जाता है, इस तरीके से चिपक जाता है। सेम एस लंग्स की भी टेंडेंसी होती है चिपकने की, लेकिन आप बोलोगे भैया चिपक तो नहीं रहे हैं, तो रीजन वही है क्योंकि लंग्स के अंदर एयर फिल होती है जैसे एक बलून में, तो वो नहीं चिपकता, तो यही रीजन है। लेकिन अब हमें ये देखना है आखिर क्यों लंग्स से चिपकने की कोशिश करते हैं, वो क्या फैक्टर है। ऑप्शन ये है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग्स टिश्यू, ऑप्शन बी है एल्वियोलर प्रेशर, इंट्रा एल्वियोलर भी आप लिख सकते हो, सी है बोथ और डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम। ये दोनों ही इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग्स टिश्यू, साथ ही साथ एल्वियोलर प्रेशर, क्योंकि इलास्टिसिटी जैसे रबर होती है ना वो चिपकने की कोशिश करती है, सेम एस लंग्स ही इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बना है, वो चिपकते हैं चाहे एक्टिव कंडीशन हो या फिर रेस्टिंग। और एल्वियोलर प्रेशर क्या होता है, आपकी जो एल्वोलाई प्रेजेंट होती है ना लंग्स में, इस तरीके से बहुत सारी एल्वोलाई, इससे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वही एक प्रेशर लगाता है जो कि इनको आपस में चिपकाने की कोशिश करता है, मीन्स कोलैप्सिंग टेंडेंसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लीस्ट फैक्टर प्रिवेंट कोलैप्सिंग टेंडेंसी। अब देखो जैसे मैंने बताया ना कि लंग्स चिपक तो नहीं रहे हैं, तो आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो इनको चिपकने से रोक रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास इंट्राप्लूरल प्रेशर, सरफेक्टेंट, बोथ और नन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बोथ ऑफ देम। आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या, मान लो ये हो गया लंग,
इस तरीके से इस लंग्स की दो लेयर, एक ये अंदर वाली और एक ये बाहर वाली, इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन दोनों लेयर के बीच में, इसे हम बोलते हैं इंट्राप्लूरल फ्लूइड। और एक प्रेशर डेवलप करता है जिसे बोला जाता है इंट्राप्लूरल प्रेशर, तो ए इनको चिपकने से बचाता है। दूसरी चीज़ होती है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट भी क्या होता है, एक टाइप का फ्लूइड हुई होता है इस तरीके से। और ये आपके जो एल्वियोलर टाइप 2 सेल है ना, जो आपकी ये लंग्स है ना, यहाँ एल्वियोलर टाइप 1 सेल होती है, एक एल्वियोलर टाइप 2 सेल होती है, उससे और क्लेरा सेल से प्रोड्यूस होता है एक लिक्विड होता है, और ये भी कोलैप्सिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के पूरे लेक्चर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो कोलैप्सिंग टेंडेंसी से रिलेटेड हो, इसके अलावा आपका हम देखें तो डेफिशिएंसी, हाइपोक्सिया, थोरेसिक केस का मैकेनिज्म, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, डिग्लूटिशन, इसके अलावा ये अपर कोस्टल सीरीज़, लोअर कोस्टल सीरीज़, आपके लंग्स फंक्शन टेस्ट, इन सारी चीज़ों को वैसे मैं डिटेल से अलग से बता दूंगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, लॉन्ग वीडियो जैसे कि मैं बाकी के टॉपिक पढ़ाता हूँ रेस्पिरेटरी यूनिट में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट आपका मिलेगा, तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आप शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, जब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।